जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अभ्यास प्रश्न में हम लोग प्रश्न नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण। आपको पता है फोकस दूरी का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है ये फोकस दूरी होती है और यह अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करें कि इस दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का बिंब यानी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। प्रश्न को बढ़िया समझ लीजिए। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? मतलब बिंब यानी वस्तु को दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वस्तु का यानी किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से फोकस के बीच रखना होगा। ध्रुव से फोकस के बीच का मतलब फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के द्वारा यदि प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त करना होगा तो बिंब को दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच में यानी 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में अगर कहीं भी रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। अब देखिए फिर इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो आप देखिए ये फिगर के माध्यम से हम लोग दिखाए हैं। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और बड़ा होता है। फिर आपसे देखिए आगे कुछ और पूछ रहा है इसी में। पहले तो पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। फिर प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं ये बिंब माने वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख दर्शाइए। इस स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनता है इसी को किरण आरेख द्वारा हमें दिखाना था, तो किरण आरेख द्वारा हम दिखा दिए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जिसमें पहला दिया है किसी कार का अग्रदीप या जिसको हम हेडलाइट कहते हैं। तो हेडलाइट में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं
कि किसी भी कार के हेडलाइट में हमें ऐसे दर्पण का प्रयोग करना होगा जो प्रकाश की किरण को सीधे बिंब के रूप में सड़क पर भेजे। तो इसके लिए होता क्या है कि अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग करें और अवतल दर्पण के फोकस पर यदि बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण से टकराती है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं, जिससे प्रकाश के बीम के रूप में वो सड़क पर आगे जाती हैं, जिससे पूरा सड़क कवर हो जाता है और यह प्रकाश बहुत दूर तक जाता है। तो इसका जवाब आपको ये देना होगा कि किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तथा बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर लगाया जाता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसका भी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण यानी किसी वाहन में पीछे के तरफ अगर ड्राइवर चला रहा है, बाइक चला रहा है या कोई भी व्हीकल चला रहा है तो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेगा। तो इस प्रश्न की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि उत्तल दर्पण की एक विशेषता ये होती है कि वस्तु कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। और यही नहीं, उत्तल दर्पण का रेंज बहुत ही अधिक होता है। और रेंज बहुत अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि पीछे से आने वाला वाहन अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा तो भी उस उत्तल दर्पण के अंदर दिखाई देने लगेगा, जिससे ड्राइवर उस आने वाली पीछे से आने वाले वाहन को देख करके अपने वाहन को आवश्यकता अनुसार साइड दे सकता है या साइड ले सकता है। अब इसके बाद इसमें सी पार्ट है सौर भट्ठी। तो वर्तमान में सौर भट्ठी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सौर भट्ठी से होता ये है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करके इसको विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है और विद्युत धारा में परिवर्तित करके उसका हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या सार्वजनिक लाभ के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। और आप इस समय देख रहे हैं तमाम लोगों के छतों पे सौर पैनल लगाया गया है। तो सौर पैनल या कह लीजिए कि सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का वक्र पृष्ठ बहुत ही ज़्यादा होता है और वक्र पृष्ठ बहुत ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि यह प्रकाश के अधिक से अधिक मात्रा को अपने रेंज में लेता है और उस प्रकाश की ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सौर भट्ठी में भी हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं हमें उन लोगों को देखना होगा। तो इस प्रकार आज फिज़िक्स में जितनी भी बातें आपको बताई गई, हमें उम्मीद है कि सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। इसमें से क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।